नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने घटना चक्र के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, उसी क्रम में आप लोगों ने पहला जो वीडियो देखा है उसमें हम लोगों ने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में वर्णन किया कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक था। अब दूसरे क्रम में जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस लेक्चर पर, वो आप लोगों का है, अगर हम लोग देखें तो वो लेक्चर है आपकी भारतीय क्रम में जो चट्टाने हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी चीजों को एक एक पॉइंट को मैं, जितने पॉइंट हैं उनको भी डिटेल करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जब हम लोग भारतीय क्रम की चट्टानों को देखते हैं तो वहां पर हम लोग बात करते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें सर्वप्रथम आप लोगों की आती। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जब आप लोग पढ़ते हो तो पहला तो हम लोग ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि आर्कियन मतलब होता है प्राचीन काल की। हम लोग इनको प्राचीनतम चट्टाने भी कहते हैं, याद रखिएगा, चीनतम चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अर्थात जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब इन चट्टानों की भी उत्पत्ति हुई है। और उस टाइम पे एक पॉइंट और आता है कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हमारी पृथ्वी आग के पिंड की तरह जल रही थी। यह आप लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ में पढ़ा होगा, ठीक। तो मैं को रिलेट करके आप लोगों को समझाता हुआ चल रहा हूं, बस यहां से कनेक्ट करेंगे तो आपको रटने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे चीज है कि हमें रटना कम पड़े, चीजें समझ में आ जाए तो बेहतर होता है। तो जब उस समय की हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी एक आग के पिंड की तरह थी, इसका मतलब है हमारी पूरी पृथ्वी में उस समय ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी। अब ज्वालामुखी क्रिया में अगर आप लोग देखेंगे तो लावे का उद्गार होगा, और लावे से जो भी चट्टानें निर्मित होती हैं, अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो जो चट्टानें आपकी लावे से निर्मित होंगी, सीधी सी बात है, आपकी क्या हो रही है, यहां पर ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। अब ज्वालामुखी क्रिया से लावे का उद्गार होगा, लावा निकलेगा। अब लावा निकलेगा तो इससे कौन सी चट्टानें बनती हैं, आग्नेय चट्टानें निर्मित, आग्नेय चट्टान निर्मित होती, ठीक। अब आग्नेय चट्टान निर्मित हुई है, लावा है। अब देखो दो तरीके से इसे समझने वाली बात है कि लावा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, लावे का टेम्परेचर हम लोग ये कहते हैं कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान इनका हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनल कोर का टेम्परेचर है वो 6000 से 6100 से आसपास आप लोगों को पता चलता है, जो कि हम लोगों की बुक्स में देखने को मिल रहा है, ठीक। एनसीईआरटी में वेरिएशन भी डेप्थ को लेकर है, तो उस पर अभी हम लोग विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आग्नेय चट्टान है तो इस लावे का तापमान भी आपका अगर बहुत ज्यादा कम भी होगा तो 3000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक साफ होगा। अब 4000 डिग्री सेल्सियस में किसी भी प्रकार का कोई जीव भी होगा तो क्या हो जाएगा, जीव समाप्त हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, हम लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में ही तड़पने लगते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये लगभग 3 से 4000 डिग्री टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, स्थितियां कैसी हो जाएंगी, सब कुछ तरल अवस्था में हो जाएगा। इस तापमान में अगर आप देखेंगे तो तरल अवस्था में आएगा। अब तरल अवस्था में आ रहा है, इसका मतलब है किसी भी प्रकार के जीवों के अवशेष तो नहीं होंगे, यहां पर जीवों के अवशेष नहीं होंगे, सबसे पहली बात। अब दूसरा पॉइंट है कि जीवों के अवशेष के साथ साथ एक चीज और समझ में आई कि ये पृथ्वी के निर्माण काल की बात हम लोग कर रहे हैं। किस काल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था उस टाइम पे। और मैंने ये बोला कि संपूर्ण पृथ्वी में उस समय ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, तो इसका मतलब ये भी निकलेगा कि संपूर्ण जो पृथ्वी है वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई चट्टानें पाई जाएंगी तो पूर्ण पृथ्वी में आग्नेय चट्टान ही पाई जाएंगी। अर्थात ये प्राचीनतम बात है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि ये आर्कियन चट्टानें। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप फिजिकल ज्योग्राफी भी देखते हो वहां पर भी हम इन्हें आर्कियन चट्टानें कहते हैं, ठीक है। अब ये चट्टानें क्या हैं, जब वायुमंडल के साथ सबसे पहला पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% भाग का निर्माण कैम्ब्रियन युग में या आर्कियन एरा में हुआ था,
ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन आप लोगों को मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि एरा कौन था, वो है कैम्ब्रियन एरा, क्योंकि आप लोगों से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अब देखो अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो गया। क्यों अत्यधिक रूपांतरण हुआ? भाई जब पृथ्वी का, जब यहां पर हम लोगों ने बात की कि पृथ्वी के निर्माण के समय ये आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक, ये कैसी चट्टानें थी? इनमें परतें नहीं पाई जाती थी, परत विहीन चट्टान थी, परतें नहीं है। और लंबे समय तक ये जब धूप, पानी और विभिन्न प्रकार के जो अपक्षय अपर्दन की क्रिया के साथ ये रहे, तो लंबे समय बाद इनका क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा, इनमें टूट फूट होगा, तो इनका निच्छालन हो जाएगा। ये टूटने फूटने के बाद इनकी स्थिति क्या हो जाती है कि ये अपने मौलिक रूप से नष्ट हो जाती है। इनका जो मौलिक रूप उस समय के प्रारंभिक काल में रहा होगा, वो धीरे 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 इरोजन होने लगता है। ठीक है, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसमें जीवाश्म का अभाव क्यों पाया जाता है। ठीक, क्योंकि भाई 4000 हम कहते हैं 2100 का भी टेम्परेचर ले लीजिए, 1000 का टेम्परेचर ले लीजिए, 1200 का टेम्परेचर ले लो, 1500 का टेम्परेचर ले लो, कि इस तापमान में इस पृथ्वी में कोई भी जीव जंतु वनस्पतियां जीवित नहीं रह सकती। तो सामान्य सी बात है, जब इतना तापमान ज्वालामुखी की क्रिया से जो लावा निकलेगा वो 6000 डिग्री के अप्रॉक्स पहुंच रहा है, तो उस तापमान में कैसे जीवाश्म जीवित रहेंगे? तो जीवाश्म का यहाँ पर अभाव रहेगा। अब जब इरोजन होगा, जब अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती है, तो जो आप लोगों की आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनका इरोजन हुआ, ये अपने मौलिक रूप में नहीं रह गई, अर्थात ये क्या हो जाएंगे? नीस के रूप में या शिष्ट के रूप में, या आप इसे देसी भाषा में ऐसे समझो कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर एक पॉइंट और समझना आप लोग कि भाई ये पर्वत है, ये क्या है? ये पर्वत है। जब इसका अपक्षय अपर्दन होगा तो यहाँ पर खुड्डी टाइप की बन जाएंगी, धीरे धीरे इसका इरोजन होता रहेगा, ये टूटेगा फूटेगा, फिर हल्की हल्की इसकी ऊंचाई बचेगी, फिर इससे और नीचे ऊंचाई आएगी, फिर ये पठार के रूप में परिवर्तित होने लगेगा, फिर मैदान के रूप में परिवर्तित होगा। इरोजन की प्रक्रिया तो यही है। तो इसी तरीके से यहां पर क्या हुआ कि ये नीच और शिष्ट के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक अब देखो, प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग आद्यकाल या आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग में या आद्य चट्टानों में 3 पूर्ण परिभाषिक है। देखो अब यहां पर बात आई कि भाई हमारा जो हम लोग देख रहे हैं अपने भारत की सिचुएशन, अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट आएगा कि रट्टाफाई नहीं करना है कि प्रायद्वीपीय भारत किससे बना हुआ है। अब इन चीजों को थोड़ा समझ लोगे तो आप लोगों को पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। कैसे है आखिर प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग चर्चा करते हैं। अब हमारी पृथ्वी का निर्माण की बात करते हैं। भाई जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो एक स्थल था और एक जलीय भाग था। जिस जलीय भाग को हम लोग क्या कहते थे? पैंथालासा कहा जाता था, और जो आप लोगों का स्थलीय भाग था इसे पैंजिया कहा जाता था। पैंजिया। ठीक, अब इसमें विभिन्न कारणों के कारण क्या हुआ? ये टूटा। अब टूटने के बाद ये 2 भागों में विभाजित होता है, एक तो अंगारा लैंड के रूप में, और दूसरा जो विभाजन होता है ये गोंडवाना के रूप में हो जाता है। ठीक, गोंडवाना। अब गोंडवाना में अगर आप लोग देखेंगे तो अंगारा किधर विस्थापित हो गया? ये उत्तर की तरफ, अर्थात अंगारा लैंड का जो विस्तार हुआ वो किधर हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ चला गया। गोंडवाना का जो विस्थापन हुआ वो किधर हो रहा है? वो दक्षिण की तरफ हुआ, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध की तरफ पहुंच गया। अब यहां से क्या क्या चीज बन रही है हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का साउथ अमेरिका बना यहां पर, ठीक, अफ्रीका बना यहां पर, मेडागास्कर बनता है यहां पर, इंडिया बनता है यहां पर, और इसी से ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये देखा कि यहां से जो टूटा गोंडवाना का विभाजन हुआ, यहां पर ये सारी चीजें बनी। अब यहां पर हम लोग एक चीज और जानते हैं
कि गोंडवाना का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, वो वॉल्केनो या ज्वालामुखी चट्टानों से, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि उस समय ज्वालामुखी क्रिया हुई थी तो यहां पर सबसे ज्यादा बेसाल्टिक या प्राचीन चट्टानों से यह निर्मित एरिया था। ठीक, प्राचीन चट्टानों से निर्मित था। अब प्राचीन चट्टानों से निर्मित एरिया है तो ये जो इंडिया वाला पार्ट था, इंडिया में हम लोगों ने पेनिनसुला इंडिया की बात की, अर्थात हम लोग बात कर रहे हैं ये आप लोगों का जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका हिस्सा है, ये गोंडवाना का हिस्सा है। और गोंडवाना का जो एरिया था वो किससे था, आर्कियन चट्टानों से था। आर्कियन क्रम की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं, अर्थात अति प्राचीन चट्टानें यहां पर पाई जाती थी। तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या पाई जाएंगी, आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाएंगी, अर्थात अति प्राचीन चट्टानें पाई जाएंगी। जबकि मैदान की बात करेंगे, भारत के मैदान की बात कर लें या हिमालय की, ये नवीन क्रम की, मतलब जब ये आप लोगों का तेथिस सागर से टकराता है, क्योंकि यहां पर जब इनका विभाजन होता है तो ये निर्मित क्या हो जाता है, यहां पर तेथिस सागर का निर्माण होता है। अब तेथिस सागर सेम चीज, इसका भी विभाजन हुआ था, इसका नॉर्थ अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, एशिया के रूप में यहां पर आप लोगों ने देखा तो यहां पर भी विभाजन हुआ, यूरोप, एशिया, आर्कटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक, अंटार्कटिका। ठीक, अब आर्कटिक और अंटार्कटिका याद करने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा याद नहीं करना, सीधी सी बात है, जो बड़ा होगा वो बेस होगा, जो छोटा होगा, पुल वगैरह आप लोग देखते हो ना, तो पुल का बेस ऐसे याद कर लेना, इसे पुल का बेस बड़ा होता है और इसका बेस छोटा होगा। जब पुल ऊपर की तरफ जाएगा तो अंटार्कटिका ये बड़ा वर्ड, आर्कटिक, आर्कटिक ये छोटा वर्ड है। यहां से आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, जो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आता है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्लियर सी बात है कि ये तेथिस भूसरणी, और जो भारत के उत्तर का क्षेत्र निर्मित हुआ है, यह हिमालयन क्षेत्र निर्मित हुआ है, वो कैसा है, वो नवीन पर्वत है, नवीन, वो क्या है अपना नवीन वलित पर्वत। तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर है, ये आर्कियन टाइम का है और ये जब आप लोगों का तेथिस भूसन्नति से हम टकराते हैं एशिया से तब का निर्मित है, तो दोनों में अंतर हो जाएगा टाइम पीरियड का। तो यहां पर यही बात कही गई कि इसका अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ है वो किससे हो रहा है, वो आर्कियन पीरियड से हुआ है, क्योंकि वो गोंडवाना का भाग है और गोंडवाना पैंजिया का भाग है, उस क्रम में ही हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो तीन तरह की नीच पाई जाती हैं, एक तो बुंदेलखंड नीच है, बंगाल नीच है और नीलगिरी नीच है। नीलगिरी नीच सर्वाधिक प्राचीन नीच में शामिल होती है, इस पॉइंट को आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों में खनिज संपदा का भंडार है। इन क्रम की चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोने जैसी धात्विक और धात्विक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। मुख्यतः ये चट्टानें कहां पर पाई जा रही हैं, अब हम लोग अपने प्रायद्वीपीय भारत को इमेजिन करेंगे। तो सबसे पहले भैया कर्नाटक आप लोग देखोगे, कर्नाटक कहां पर है, ये आप लोगों का कर्नाटक है। तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु है। और मैंने यहां पर यह भी बताया था कि नीलगिरी की नीच, नीलगिरी की जो नीच है वो कैसी है, अति प्राचीन है। अब देखते चलना, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, आंध्रा चले जाओ। मध्य प्रदेश की बात की जाएगी, मध्य प्रदेश आ गए। ठीक, ओडिशा की बात की हमने, ओडिशा आ गए हम लोग। झारखंड की बात की, झारखंड आप लोग यहां पर पहुंच रहे हो। ठीक, छोटा नागपुर पठार और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। मतलब बेस, ये सारी चट्टानें क्या हैं, ये इग्नीशियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानों से निर्मित हैं। अब आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
दूसरा, आग्नेय चट्टानों या आर्कियन युग की जो चट्टाने हैं वो परतदार चट्टाने नहीं होती हैं। ठीक, और वो प्राचीन काल की बात है तो जीवाश्म हो नहीं सकता था, परतें निर्मित नहीं हो सकती। अब आप पूछोगे कि सर परतें क्यों नहीं निर्मित होंगी, तो बाबू एक चीज ये सोचो कि लगभग 4 से 6,000 डिग्री की तापमान की बात से आप लोगों का लावा बाहर निकलेगा। यदि बाहर का लावा थोड़ा ठंडा भी होगा, जो ऊपर वाला लावा आएगा वो क्या कर देगा, उसको मेल्ट फॉर्म, तरल अवस्था में परिवर्तित कर देगा। और जब तरल अवस्था में सारा लिक्विड एक साथ हो जाएगा तो ये परतें निर्मित नहीं करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं ये रवेदार चट्टाने रहती थी, यह भी याद रखना है आप लोगों को कि ये रवेदार, इनका जब इरोजन हुआ तो नीस और शिष्ट के रूप में ये परिवर्तित हो रही। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अरावली पर्वत जो है वो आप लोगों के निर्माण इस क्रम की चट्टानों में हुआ है। ये विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत हैं। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ था। यह प्रायद्वीप व वाह्य प्रायद्वीप दोनों में पाई जाती हैं। अब देखो यहां पर पॉइंट ये भी आएगा कि आर्कियन युग के बाद क्या ये चट्टाने आपकी परतदार चट्टानों के रूप में परिवर्तित हुई थी, तो निश्चित रूप से इग्निशियस रॉक्स जब टूटेगी या आर्कियन क्रम की चट्टाने जब टूटी फूटी, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे परतों के रूप में वो टूटना प्रारंभ हुआ। जब वो इरोजित हुआ, टूटा, तो वो टूटने के बाद एक परतदार चट्टान का निर्माण करती है और वो कहलाती है आपकी धारवाड़ चट्टान। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ये आया कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान निकली है वो किससे निर्मित हो रही है, वो आर्कियन युग की चट्टान से निर्मित हो रही है। दूसरा, यहां पर एक पॉइंट ये भी आता है कि देखो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे, यहां पर दूसरा पॉइंट आता है कि क्या इनमें जीवाश्म पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इस क्रम तक किसी भी जीव की उत्पत्ति या वनस्पतियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब वनस्पतियों की उत्पत्ति नहीं हुई है, जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इस क्रम में किसी भी प्रकार के जीव जंतु के अवशेष नहीं पाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय क्रम में ये प्रथम आप लोगों की जो अवसादी चट्टानों के रूप में ये परिवर्तित हुई, ये प्रथम अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तित हुई थी। धारवाड़ चट्टानों के मूलतः 3 बिखरे हुए क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 अगर देखें, कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी जिले में इनका विस्तार है। दूसरा, तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई में है। छोटा नागपुर के मध्य पूर्वी हिस्से में मेघालय पठार, मिकिर पहाड़ियां भी इनका विस्तार है। दिल्ली में यह अरावली रियोलो श्रेणी या दिल्ली श्रेणी से लेकर अलवर तक तथा पश्चिम तथा हिमाचल प्रदेश में भी ये चट्टाने के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, ये याद रखना। अब सबसे बड़ी बात आती है, आप ये कहोगे कि अरावली का ही विस्तार दिल्ली तक रहा है। दिल्ली डीयू यूनिवर्सिटी में जब आप पहले कभी जाते होंगे तो वहां पर ये आप लोगों की छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई देती है। अब इन्हें अवशेषी पहाड़ी के रूप में जाना जाने लगा है, क्योंकि अब वर्तमान में ये जो पहाड़ी दिल्ली की बात की जाती है, दिल्ली में इसके अवशेष नहीं बचे हैं, अर्थात लगभग समाप्त है। तो इन्हें अवशेषी पहाड़ी के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अगर हम लोग देखेंगे तो धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि इसके चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये कैसी हैं, ये परतदार चट्टानें हैं। नेक्स्ट, चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। ये अर्धचंद्राकार रूप में विस्तारित है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं, अर्थात ये कौन सी हैं, ये भी वो चट्टानें हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय
भारत में, अर्थात ये भी किस क्रम में आएंगी, ये भी गोंडवाना क्रम के अंतर्गत आ रही हैं। गोंडवाना में ही अगर हम लोग देखेंगे तो गोंडवाना का क्षेत्र ही है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आप लोग प्रायद्वीपीय भारत में देखोगे तो ये गोंडवाना वाला एरिया, ठीक। तो यहां पर जो मूलतः चट्टानें निर्मित हो रही हैं, ये सारी चट्टानें किनके अवसादों से निर्मित हो रही हैं। अब देखो यहां पर हमने परतदार कहा, तो ये मूलतः अगर इसमें आप लोग दिमाग लगाओगे तो मैंने कहा पहले आपकी आर्कियन युग की आई, आर्कियन एरा की चट्टान आई, आर्कियन के बाद आप लोगों के धारवाड़ आ रही है, ठीक। आर्कियन के बाद ये देखो धारवाड़ आ गई नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हम लोग धारवाड़ बात करेंगे, धारवाड़। और धारवाड़ के बाद आपकी आती हैं कुडप्पा क्रम, है ना। तीसरे क्रम में कुडप्पा आएगा। अब जब तीसरे क्रम में कुडप्पा आ रहा है, अर्थात इसके इरोजन से ये बना, इसके इरोजन से और इसके इरोजन से ये दोनों, मतलब धारवाड़ और इग्नीशियस या आर्कियन युग की चट्टानों का जब इरोजन होता है तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें निर्मित हुई हैं। इसका मतलब है ये परतदार होगी, परतदार। लेकिन यहां पर भी एक चीज ये आप लोगों को देखना है कि ये चीजें यहां पर आप लोग परतदार तो देख रहे हो, क्या इसमें अवशेष पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति की बात की गई है। तो जीवों की उत्पत्ति को तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि भैया ये तो आप लोगों के कैम्ब्रियन काल के बाद जब हिम युग समाप्त हुआ था तब जीवों की उत्पत्ति के अवशेष हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें भी आपके परतें तो पाई जाएंगी लेकिन जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। इनमें क्या है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, एडवेस्टस आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। इस क्रम की चट्टानों में ही आप लोगों के हीरे पाए जाते हैं। अब देखो हीरे पाए गए हैं तो आप लोगों के अंदर एक हो जाएगा कि सर हीरे तो हम लोगों को भी चाहिए, तो हीरे पाने के लिए आप लोगों को इस क्रम की चट्टानों की खुदाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों को हीरे मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कैम्ब्रियन ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष या जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, अर्थात यहां पर जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो धारवाड़ और कुडप्पा इनमें जीवाश्म नहीं पाए गए थे। अब ये द्वितीय क्रम की आप लोगों की सेडिमेंट्री रॉक्स है या अवसादी चट्टानें द्वितीय क्रम की हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने अभी कार्बोनिफेरस की बात कही थी, कार्बोनिफेरस और जुरैसिक पार्क। आप लोगों को डायनासोर याद होगा, तो डायनासोर आपके जुरैसिक टाइम का ही है, ठीक। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जीवों की उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस और जुरैसिक पीरियड में आप लोगों की जीवों की उत्पत्ति हुई। और कार्बोनिफेरस आप लोगों को और भी पता है कि कोयले के लिए भी फेमस है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो कार्बोनिफेरस एरा जो है वो कोयले के लिए भी फेमस माना जाता है कि इस समय बहुत कुछ चेंज हुआ था हमारे धरातल में, हमारी पृथ्वी में। उसी क्रम में हम लोग जा रहे हैं, तो जीवों की भी उत्पत्ति हुई थी। और जब जीवों की उत्पत्ति होगी तो निश्चित रूप से जीवाश्म पाए जाएंगे। और जीवाश्म तो इसका मतलब है कि ये भी कैसी हो जाएगी, परतदार चट्टान होगी। कैसी हो जाएगी, ये भी आपकी परतदार चट्टान होगी, लेकिन द्वितीय क्रम में, क्योंकि यहां पर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है और जीवों के अवशेष भी आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो इसका विस्तार, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, ठीक, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में पाया जाता है। इसका जो आप लोगों का जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका विस्तार इन जगहों पर पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि गोंडवाना कार्बोनिफेरस युग किसके लिए फेमस है, आप लोगों के कोयले के लिए। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है, भारत में कोयला प्राप्त किया जाता है। अर्थात भारत में जो कोयले की प्राप्ति है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें।
अब विंध्यन क्रम की चट्टानों की जब हम लोग बात करेंगे तो ये गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें किधर है, आप लोग देखते होंगे तो यहां पर पाई जा रही है। तो विंध्यन प्रणाली राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक यह विस्तारित है। ये डेटा आप लोगों को जरूरी नहीं है क्योंकि ये डेटा आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन विस्तार की बात करते हैं हम लोग, विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, नेक्स्ट ये परतदार चट्टान है। ठीक, अब ये परतदार मतलब अवसादी चट्टानें हैं। कैसी हैं ये, आप लोगों की यहां पर जब आप लोग चर्चा करोगे कि सर ये कौन सी चट्टानें हैं, तो ये बोलोगे अवसादी चट्टानें हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। इनका निर्माण किससे हुआ है, जल निक्षेपों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर, क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का मुख्य आधार है, जबकि बलुआ पत्थर दिल्ली के लाल किला तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। ये कौन सा है, बौद्ध स्तूप है, उसका निर्माण इसी लाल बलुआ पत्थर से ही हुआ है। पन्ना और गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध हीरे की खान है वो कहां पर पाई जाती है, आपके इसी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। अब दूसरा यहां पर अपडेट है, यूपी में आप लोगों से अगर पूछा जाएगा तो इस क्रम की चट्टानें आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। जब यूपी में बात की जाती है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें आप लोगों को, तो ये बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में भी कहा, तो अभी बांदा में आप लोगों का बांदा जिला है, बांदा जिले में इसी क्रम की चट्टानें पाई गई हैं जो पन्ना और गोलकुंडा में पाई गई हैं। इसी क्रम की चट्टानें हैं, इसी टाइम पीरियड की चट्टानें हैं। तो संभावना ये भी की जा रही है कि मे बी यहां पर भी हीरे की खान संभावित रूप से आपको मिल सके। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें कैसी हैं, जीवाश्म विहीन होती हैं, किंतु कैमूर क्रम की चट्टानें निचले भागों में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थित वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट ये आया कि साहब अभी तो वहां पर पाए गए थे जीवाश्म, यहां पर क्यों नहीं। हो सकता है कि लंबे समय तक जीवाश्म दबे रहने के कारण नष्ट हो गए हों, या ये भी संभावना है कि इस क्रम में कुछ, क्योंकि जुरासिक पीरियड के बाद का टाइम पीरियड आ रहा है, तो इस टाइम पे एक बार जीवों की उत्पत्ति में फिर से परिवर्तन हुआ था, तो हो सकता है वहां पर जीव ना रहे हों। ठीक, तो ऐसी बातें यहां पर की जाती है। टर्सरी क्रम की चट्टानों की जब हम लोग बात करते हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन एरा तक के बीच माना जाता है। किसके बीच है, टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है वो इयोसीन से लेकर प्लायोसीन एरा तक माना जाता है। तो आप लोगों को याद ये रखना है, इयो आया और प्लेजर लेके गया, इयो आया प्लेजर लेके गया, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इयोसीन प्लायोसीन तक था। ठीक, टर्सरी क्रम की चट्टानें मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं वो कहां पर पाई जाती है, हिमालय क्रम में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित हैं। क्यों, क्योंकि ये नवीन अवसादों से निर्मित हैं। किससे हैं, नवीन अवसादों से निर्मित हैं। और नवीन अवसादों से निर्मित मतलब तट के क्षेत्र में नदियों के द्वारा। अब देखो ये क्यों निर्मित हुई, तट में अगर हम लोग बात करें, तट में नदियां क्या लाती हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो नदियां अवसाद लाती हैं। आप लोगों को याद होगा कि नदियां जब अपने अंतिम समय पर आती हैं तो ये अवसाद का क्या कर देती हैं, अवसाद वहीं पर छोड़ देती हैं समुद्र के किनारे। अवसाद, तो जहां पर समुद्र का किनारा होगा, जैसे हम लोगों ने ये भी देखा है कि भाई ये वाला एरिया अगर हम लोग बात करें
तो आप लोगों का जो सुंदरवन डेल्टा है वो किससे निर्मित है? वो नदियों के अवसादों से निर्मित है। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि तट पर नवीन अवसाद नदियों के द्वारा लाया जाता है। अवसाद का मतलब सेडिमेंट्स जो होते हैं वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होगी, बालू होगी, कंकड़ पत्थर होंगे, जीव जंतु होंगे। अब देखते चलना, जीव जंतु भी होंगे, तो जिसके कारण वो क्या होंगे, वो सारी चीजें धीरे धीरे समुद्र में पहुंचती जाएगी और एक के बाद एक परत बनती जाएगी, दबते जाएंगे। लाखों करोड़ों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और वर्तमान में भी चल रही है। इसका मतलब है ये प्रक्रिया रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। जिधर ढाल होगा वहां पर नदियां पहुंचेंगी और नदियां अपने अनुरूप ही वहां पर अपने मिट्टी का जमाव करती रहेंगी। जो जीवाश्म जीव जंतु मर गए हैं, जैसे पहले क्या होता था, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को याद होगा कि पहले के टाइम पे लोग मरते थे तो हम लोगों के यहाँ कहा जाता था गंगा जी में प्रवाहित कर दो, जमुना जी में प्रवाहित कर दो। तो गंगा जी जमुना जी में जब प्रवाहित कर देंगे तो मछलियां उन्हें खा लेंगी, पानी भी खराब होता है, सड़ता करता है, उससे पानी भी प्रदूषित होने लगता है वर्तमान समय को देखते हुए, अगर हम लोग बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उसका परिप्रेक्ष्य क्या था कि धीरे धीरे ये नदियां उसके अवसादों को लेकर जो बचा हुआ वेस्टेज मटेरियल था उसको धीरे धीरे ले जाकर इरोजन करके कहां पर पहुंचा दे रही हैं? अपने समुद्र के मुहाने पर, जहां पर नदियां अपने अवसाद का निक्षेपण कर देती हैं, अवसाद निक्षेपित कर देती, वहां पर लेके जा रहे हैं। और लाखों करोड़ों साल तक ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है। तो इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में जीव जंतुओं के अवसाद लगातार दबते चले जा रहे हैं, जिसके कारण इस क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अब ये भी रीजन आप लोगों को क्लियर हो गया कि जीव जंतुओं के जीवाश्म नदियां अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और लगातार करोड़ों वर्षों तक वो नीचे दबता चला जाता है। दबने के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसके बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह क्रम कश्मीर से कुमायूं क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, जहां इसे लीलांग, याद रखिएगा, जहां इसे लीलांग क्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लीलांग क्रम से जाना जाता है। क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लियोसीन और वर्तमान में होलोसीन युग शैल पाए जाते हैं। प्लियोसीन या प्लास्टोसीन ठीक से लेकर होलोसीन तक की क्रम की चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। अब प्लास्टोसीन क्रम की जो शैलों का विस्तार है वो कहां पर है? वो कश्मीर घाटी में है, झेलम घाटी में है और गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा के ऊपरी घाटी में यह विस्तारित है। ठीक, गंगा और सतलज के अतिरिक्त प्राय द्वीपीय भारत में ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर काप के नवीन निक्षेप पाए गए हैं। अब काप मृदा क्या है? आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई काप मृदा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई काप मृदा क्या है, तो काप मृदा जो नदियां अपने साथ चिकनी मिट्टी लेके आ रही हैं, जिसको जैसे आप लोग कभी देखते होंगे कि नदियां जब बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ के किनारे वाले क्षेत्र पर जब आप जाओगे, बाढ़ खत्म हो जाए तो वहां जाओगे, बहुत चिकनी मिट्टी होती है। अगर पैर पड़ा सटाक से क्या हो जाता है? आप फिसलते हो, फिसलने के बाद जन्नत के दर्शन मिल जाते हैं आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि वो चिकनी मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, उसको काप। और वो कौन लेके आएगा? नदियों के द्वारा जो मिट्टी धीरे धीरे लेके आई जाती है वो कैसी होती है? वो काप मृदा होती है, वो अर्थात चिकनी मिट्टी होती है। उसका निक्षेपण कौन करेगी? नदियां करेंगी। तो सामान्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के मुंह में काप के नवीन निक्षेप पाए जाते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम लोग बात करेंगे तो इस क्रम की चट्टानें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आज का टॉपिक जो था उसको मैंने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को समझाने, बताने और एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए।
और सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए अनिवार्य है। तो यहां पर चीजें आप लोगों को जो ना समझ में आए, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो उसको डिटेल एनालिसिस करो, कोई चीज रट्टा चोता वाला काम मत करना, क्योंकि रटने में क्या हो जाएगा, फिर आप लोगों को समस्याएं ये आएंगी कि भाई मैं कितना रटूंगा। तो यहां पर बेसिक्स आप अपने दिमाग में एक इंफ्रा बनाते हुए चलो, उसी को कनेक्ट करते हुए चलना है। चलिए फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो जैसा कि आपने क्लास का आनंद उठाया, और क्लास का आनंद उठाने के बाद अगर आप हमारा ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आरो यारो नवधारा बैच, तो आप इस आरो यारो नवधारा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए बम्पर छूट है, 15% का ऑफ आपको मिल रहा है इस बैच में। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 15% ऑफ का लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक के माध्यम से आप जाइएगा तो आपको जो नवधारा बैच है उसमें आप 15% ऑफ पर एनरोल कर सकते हैं। सारी जानकारी नवधारा बैच से रिलेटेड नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखा है, उस वीडियो में पूरी जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, तो वहां से आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए, 15% आप पे आपको ये बैच मिल रहा है। धन्यवाद।